डियर स्टूडेंट्स, आज इस कोरोना महामारी के दहशत भरे माहौल में जहां पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, देश के सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं, जिसके कारण छात्रों का बहुत नुकसान हो रहा है, पठन पाठन बाधित हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में छात्रों के नुकसान की भरपाई के लिए विश्वविद्यालयों ने ऑनलाइन पढ़ाई कराने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में मैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, जैन कॉलेज आरा, आज बीए पार्ट 2 के छात्रों को तृतीय पेपर का पहला टॉपिक भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया को ऑनलाइन पढ़ाऊंगा। सबसे पहले तो हम यह जान लें कि वर्तमान भारतीय संविधान किसी राजनीतिक क्रांति या आकस्मिक घटना का परिणाम नहीं है। यह जनप्रतिनिधियों की एक मान्य सभा के विचार विमर्श और परिश्रम की देन है। हम लोग अपने संविधान को तब तक ठीक से नहीं जान पाएंगे जब तक कि इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अर्थात हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या इसके कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का अध्ययन नहीं करेंगे। जब हम क्रमबद्ध रूप से इन स्टेजों का अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे कि आज जो हमारे संविधान का विस्तृत रूप दिखाई दे रहा है, उसका स्रोत सन 1858 का द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको कि भारत शासन अधिनियम 1858 भी हम कह सकते हैं, इसका स्रोत है सन 1861 का द इंडियन काउंसिल्स एक्ट, जिसको कि हम भारतीय परिषद अधिनियम 1861 भी कह सकते हैं। सन 1892 का 1892 का द इंडियन काउंसिल एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, सन 1909 का मॉर्ले मिंटो सुधार, सन 1919 अर्थात 1919 का भारत शासन अधिनियम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 तथा 1935 का भारत सरकार अधिनियम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि 1858 में जो अधिनियम बना उसमें कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। कहने का मतलब यह है कि ब्रिटिश संसद के द्वारा 1858 में जो अधिनियम बना उसमें कंपनी के शासन को ख़त्म कर दिया गया। 1858 के पहले
कंपनी का शासन देश में चलता था, भारत में चलता था। 1858 के बाद कंपनी के शासन को हटाकर इस शासन का दायित्व भारत सचिव अर्थात सेक्रेटरी फॉर स्टेट को दिया गया, जो अपने कार्यों के लिए सेक्रेटरी फॉर स्टेट अपने किसी भी कार्य के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा। वह भारत के किसी इंस्टीट्यूशन में रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, वह ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा। अर्थात ब्रिटिश क्वीन विक्टोरिया ने भारत में एक लिबरल गवर्नमेंट की स्थापना की। ये पहली बार 1858 में ऐसा हुआ। इसको भारतीय संविधान को निर्मित होने के स्टेज में, क्रम में कहें, ये पहला पायदान है जो एक लिबरल गवर्नमेंट की स्थापना इस एक्ट के माध्यम से की गई। पुनः 1861 में हम देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार देश के प्रशासन में भारतीयों के सहयोग से शासन चलाने के लिए एक अधिनियम बनाया। गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों को विधायिका शक्ति प्रदान की गई। विधायिका शक्ति मीन्स कानून बनाने की शक्ति गवर्नर और गवर्नर जनरल को दिया गया, जिसमें कुछ भारतीयों का रहना भी आवश्यक कर दिया गया। अर्थात कानून बनाने में अब 1861 के एक्ट के मुताबिक भारतीयों का भी रहना जरूरी हो गया। उसमें पार्टिसिपेशन इंडियंस लोगों का भी होने लगा 1861 अधिनियम के तहत। पुनः 1892 में भी एक अधिनियम बनाया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के माध्यम से, ब्रिटिश संसद के द्वारा, जिसमें भारतीयों का सहयोग लेने की बात की गई। इस अधिनियम में परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई। परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई तथा केंद्रीय विधान परिषद में सीटें बढ़ाई गई। कहने का मतलब यह है कि सहयोग, इस एक्ट में सहयोग लेने की जो बात की गई 1892 में, उसमें ये कहा गया कि डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्ट रूप से इंडियंस को केंद्रीय विधान परिषद में भी स्थान दिया जाए। इसके लिए सीटों को इंक्रीज किया गया, बढ़ाया गया। पुनः 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम लाकर प्रांतीय सरकारों के अधिकारों में वृद्धि की गई तथा स्वायत्त शासन को बढ़ावा दिया गया। ऑटोनॉमी की बात इसमें की गई, स्वायत्त शासन की बात की गई। ये हमारे 1909 के एक्ट में आया। पहली बार ऑटोनॉमी शब्द का इस्तेमाल किया गया। ये एक स्टेज है जो हम धीरे धीरे अपने संविधान, अपना संविधान, अपनी स्वतंत्रता की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद ग्रेजुअली बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद 1919 में एक अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया, जिसमें उत्तरदायी शासन की स्थापना की बात की गई, जिसमें रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन की, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात की गई तथा भारतीयों के हाथों में वास्तविक सत्ता के हस्तांतरण का कार्य प्रारंभ हुआ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिनियम है। 1919 में जो अधिनियम पारित हुआ उसमें पावर ट्रांसफ़र की बात की गई। 1909 में तो ऑटोनॉमी की बात की गई
और 1919 में पावर ट्रांसफ़र की बात की गई। ये एक पड़ाव हम लोग आगे और आए, संवैधानिक विकास के क्रम में एक पड़ाव हम लोग और आगे आए जिसमें पावर ट्रांसफ़र की बात आई। यहाँ हम देखेंगे कि 1935 के अधिनियम में भारत के संवैधानिक स्थिति में दो मौलिक परिवर्तन हुआ। 1919 के बाद एक और अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया गया जिसको 1935 का एक्ट कहा जाता है। इस अधिनियम के माध्यम से भारत के संवैधानिक स्थिति में दो मौलिक परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। वो परिवर्तन क्या है? पहला परिवर्तन ये है कि संघात्मक व्यवस्था का प्रारंभ इसमें हो जाता है। इस एक्ट के माध्यम से संघात्मक व्यवस्था का प्रारंभ हो जाता है। और दूसरा ये है मौलिक परिवर्तन, इस एक्ट के माध्यम से प्रांतीय स्वायत्तता की बात की जाती है। स्टेट ऑटोनॉमी की बात इसमें की गई है। पुनः 1947 में ब्रिटिश संसद से भारत का स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ब्रिटिश संसद से पारित किया गया। इस अधिनियम की मुख्य बात यह है कि प्रत्येक राज्य को अपनी अपनी संविधान सभा होगी। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये इसमें दिख रहा है। 1947 का जो इंडियंस इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट से, उसमें यह कहा गया कि प्रत्येक राज्य को यहाँ प्रत्येक राज्य कहने का मतलब ये है कि भारत का डिवीज़न भी हुआ एक साथ, आज़ादी भी मिली हमें और देश का बंटवारा भी हुआ भारत और पाकिस्तान। तो ये एक्ट यही कहता है कि दोनों देशों को, भारत और पाकिस्तान दोनों देशों को एक तरह से अपना अपना संविधान बनाने का अधिकार दिया गया 1947 में। और ये कहा गया कि ये लोग अपने संविधान का निर्माण करें और अपने देश के लिए नया संविधान बनावें। इसके पश्चात भारत में संविधान सभा का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ। 1947 के एक्ट के बाद जब हमें छूट दी गई कि अपना संविधान आप बना सकते हैं, तो हमारे देश में अर्थात भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। ये गठन संविधान को बनाने के लिए किया गया, जिसने भारत के आधुनिक संविधान का निर्माण किया। ये संविधान सभा जो बनी, ये भारत का आधुनिक संविधान का निर्माण किया। यही संविधान सभा के द्वारा निर्माण हुआ। इस संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने। इस संविधान के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। अस्थायी मतलब टेम्पररी अध्यक्ष बने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थायी परमानेंट अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान को बनाने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया। उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। संविधान सभा को प्रारूप समिति जो बनी, उसको यह कहा गया कि आप विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन करके और भारत के लिए एक अच्छा से अच्छा जो बेस्ट हो सकता है उस संविधान का निर्माण आप करें। तत्पश्चात 26 ये संविधान सभा को बनाने में
संविधान सभा जो बना वो 26 नवंबर 1949 को प्रारूप समिति ने, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में जिस समिति का गठन हुआ था, ड्राफ्टिंग कमेटी का, उसने 26 नवंबर 1949 को अपना ड्राफ्ट संविधान सभा के सम्मुख रख दिया, अर्थात दे दिया। इस संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन समय लगा और संविधान जब बन के तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, तो इसे 26 जनवरी 1950 अर्थात 26 जनवरी 1950 को समूचे देश में लागू कर दिया गया। इनफैक्ट वास्तव में हमारा संविधान तो बन गया, लेकिन संविधान बनाने के क्रम में संविधान निर्माताओं को कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। वो कठिनाइयाँ क्या थीं? भारत एक विशाल देश और इस विशाल देश में विशाल पॉपुलेशन, जनसंख्या, और उस जनसंख्या के लिए संविधान का निर्माण करना, एक विशाल आबादी के लिए जो विभिन्न जातियों में, धर्मों में, भाषाओं में और संस्कृतियों में बटा हुआ है, उसके लिए एक सर्वमान्य संविधान का निर्माण करना, यह संविधान निर्माताओं के सम्मुख एक बहुत बड़ा चुनौती था। और इस चुनौती को उन लोगों ने स्वीकार किया और उसको संविधान को बनाने का, एक अच्छा संविधान बनाने का और इस देश को देने का प्रयास किया। एक और इम्पॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण चैलेंजेज जिसको हम कह सकते हैं चुनौती, वो थी संविधान बनाने वालों के सामने देसी राजाओं और महाराजाओं को कैसे इस देश में विलय किया जाए। ये भी एक चुनौती थी। फिर भी इन लोगों ने विशाल जनसंख्या, भाषा, जाति, धर्म और राजे महाराजे सबको एकता के सूत्र में कैसे बांधा जाए, यह थी हमारे संविधान बनाने वालों के सामने। लेकिन इन सभी जटिल कठिनाइयों को देखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत ही सूझबूझ के साथ एक सर्वमान्य संविधान तैयार किया, जिसकी प्रशंसा देश के हर वर्ग, जाति, धर्म आदि के लोगों ने की तथा इसे स्वीकार किया। फिर भी इतना कुछ एक्सेप्टेंस होने के बाद भी हमारा संविधान आलोचनाओं से परे नहीं रहा। हमारे संविधान की आलोचना यह कहकर की गई कि यह एक हौच-पौच संविधान है। इसको इस आधार पर भी इसकी आलोचना की गई कि यह सीजर और पेस्ट का संविधान है, कैंची और गोंद का संविधान है। आलोचक तो यहाँ तक कह देते हैं कि भारतीय संविधान एक उधार ली गई वस्तुओं का संकलन मात्र है, अर्थात कई देशों के संविधानों का अध्ययन कर वहाँ से कटिंग करके अपने यहाँ लाया गया है, इसका अपना मौलिक कुछ नहीं है। आलोचकों द्वारा ऐसा तर्क आलोचना के क्रम में दिया गया। उनका ये कहना है कि इसके कारण यह हमारा संविधान जो है वह भद्दा, जटिल और बेमेल हो गया है। फिर भी आलोचना तो हर बात की होती है,
हर चीज़ की होती है, लेकिन आलोचना के चलते कोई काम न किया जाए, ये भी ठीक नहीं है। फिर भी निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि यह सही है कि भारतीय संविधान पर 1935 के अधिनियम का, आयरलैंड के संविधान का, कनाडा के संविधान का तथा ऑस्ट्रेलिया के संविधान का प्रभाव है। चूँकि हमारे संविधान निर्माता एक सैद्धांतिक संविधान नहीं बनाना चाहते थे, बल्कि एक व्यावहारिक संविधान बनाना चाहते थे। अतः विश्व के देशों के संविधानों का अध्ययन कर उनके अच्छाइयों को अपने संविधान में जगह देने का प्रयास किया गया तथा उनको आवश्यक समझकर ग्रहण किया गया। अब ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। थैंक यू।